तेजा की बात सुनकर सब उसे ही देखने लगते हैं कि तभी पात ने कहा, क्या उसने तुझसे कहा कि वो तुझे पसंद करती है? तो तेजा ने पात को देखकर कहा, नहीं, लेकिन मुझे पता है। तो प्रथम ने कहा, ऐसे कैसे पता है तुझे, जब तक रिया तुझे खुद ना बताए? उसने तुझे प्रपोज किया है क्या, या तूने उसे प्रपोज किया है और उसने तेरे प्रपोजल को हाँ बोल दिया? तो तेजा ने पात को देखकर कहा, नहीं, उसने मुझे प्रपोज नहीं किया और ना ही मैंने उसे प्रपोज किया है। तो प्रथम ने तेजा से कहा, फिर तुझे कैसे पता कि वो तुझे पसंद करती है? तो तेजा ने कहा, बस पता है, अगर तुम लोगों को उसके दिल की बात जाननी है तो वो भी बहुत जल्दी पता चल जाएगा। मैं उसकी ज़ुबान पर उसके दिल की बात ले आऊँगा। तभी रोद ने तेजा को देखकर कहा, तुम उसके दिल की बात जुबां पर ले आओ, लेकिन उससे दूर ही रहना, उसके ज़्यादा करीब जाने की सोचना भी मत। तो तेजा ने रोद की तरफ देखकर कहा, ये धमकी है या एडवाइस, ये भी क्लियर कर दो। तो रोद ने तेजा को देखकर कहा, तुझे जो समझना है समझो। तो तेजा ने मुस्कुराते हुए कहा, ना ही मैं तुम्हारी एडवाइस मानूंगा और ना ही मैं तुम्हारी किसी धमकी से डरता हूँ। तो अपनी एडवाइस और अपनी धमकी अपने पास रखो। इतना बोलकर तेजा वहाँ से चला जाता है। वहीं रुद्र तेजा को जाते हुए घूर रहा था। तभी प्रथम ने रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। प्रथम की बात पर रुद्र प्रथम को घूर कर देखता है। वहीं प्रथम रुद्र को देखकर मुस्कुराते हुए वहाँ से चला जाता है। वहीं सब धीरे धीरे अपने रूम में चले जाते हैं। रात के 11 बजे सब लोग अपने रूम में ही थे। वहीं पिया के रूम में पिया इस वक्त वॉशरूम से आई थी। रिया ने रूम में ध्यान नहीं दिया, वो सीधा जाकर मिरर के सामने खड़ी हो गई। रिया मिरर के सामने खड़े होकर तरह तरह से मुंह बना रही थी। वहाँ कोई था जो पिया रिया के बेड पर बैठा आराम से रिया को देख रहा था। वहीं रिया अपनी टॉवेल को खोलने लगती है कि उसे महसूस होता है जैसे कोई उसके रूम में हो। रिया एकदम पलटकर बेड की तरफ देखती है तो तेजा आराम से बेड पर बैठा रिया को ही घूर रहा था। रिया को लगता है जैसे उसका सपना है, तेजा वहाँ नहीं है। तो उसने तेजा को देखकर मुंह बनाते हुए कहा, ये सड़ू मेरे सपने में भी आने लगा, ये मुझे सपने में भी परेशान करने आ गया। फिर रिया ने तेजा के पास जाते हुए कहा, लेकिन मैं इसे यहाँ से भगा कर रहूँगी। इतना बोलकर रिया ने तेजा को देखकर कहा, देखो, मुझे पता है तुम यहाँ नहीं हो, तो मुझे मेरे ऐसे सपने में आकर मुझे परेशान मत करो। रिया ने इतना ही बोला था कि तभी तेजा एकदम से रिया का हाथ पकड़कर खींच लेता है तो रिया सीधा तेजा के ऊपर जा गिरती है। वहीं तेजा के ऐसे खींचते पर रिया की आंखें हैरानी से फैल जाती हैं। रिया ने तेजा को देखकर हकलाते हुए कहा, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अगर किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम यहाँ से अभी के अभी जाओ। तेजा रिया की बात का कोई जवाब नहीं देता, बस उसकी नज़रें एक जगह टिकी हुई थीं। वहीं जब रिया तेजा की नज़रों का पीछा करती है तो उसकी आंखें हैरानी से फैल जाती हैं।
तभी वो तेजा की आंखों पर अपना हाथ रख लेती है। रिया ने तेजा की आंखों को ढकते हुए कहा, तुम बेशर्म इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम एक लड़की को ऐसे कैसे देख सकते हो? तभी तेजा एकदम से रिया को पलटकर उसके ऊपर आ जाता है। अब बेचारी छोटी सी रिया बॉडी बिल्डर तेजा के नीचे दबी हुई थी। रिया ने तेजा को देखकर कहा, ये तुम क्या कर रहे हो? मेरे ऊपर से हटो तुम। तो तेजा ने रिया को देखकर कहा, वही जो एक बॉयफ्रेंड अपनी गर्लफ्रेंड के रूम में करता है। अब मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ तो तुम्हारे रूम में ही तो आऊँगा ना। तो रिया ने तेजा को अपने ऊपर से हटाते हुए कहा, नहीं, तुम जाओ यहाँ से। अगर भाई को पता चला कि तुम इस वक्त मेरे रूम में हो तो तुम्हें जान से मार देंगे। प्लीज़ चले जाओ। रिया की बात पर तेजा ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, अपने भाई का डर तब नहीं लगा जब तुम मुझे अपना बॉयफ्रेंड बना रही थी। तेजा की बात पर रिया के पास कोई जवाब नहीं था। रिया बस तेजा के फेस को ही देख रही थी। तभी तेजा झुककर रिया के कांपते ही होठों पर अपने होठों को रख देता है और उसे किस करने लगता है। तेजा के होठों को महसूस कर रिया की आंखें खुद ब खुद बंद हो जाती हैं। वो तेजा के एहसास में डूबती हुई चली जाती थी और उसके हाथ तेजा के बालों पर अपने आप ही पहुंच जाते हैं। तेजा काफ़ी प्यार से रिया के होठों को चूम रहा था। वहीं रिया भी तेजा को रिस्पॉन्स देने की पूरी कोशिश कर रही थी, लेकिन रिया को किस करना नहीं आता। जब 10 से 15 मिनट बाद तेजा को रिया की सांसें उखड़ती हुई महसूस होती हैं तो रिया के होठों को आज़ाद कर देता है। तेजा के आज़ाद करते ही रिया अपनी लंबी लंबी सांसें लेने लगती हैं। इस वक्त उसका पूरा चेहरा एकदम लाल हो गया था और वहीं तेजा की नज़रें रिया के चेहरे पर ही टिकी हुई थीं। तभी धीरे धीरे तेजा की नज़रें नीचे की तरफ पहुंच जाती हैं। नीचे की तरफ देखकर तेजा के चेहरे पर एक शरारती स्माइल आ जाती है। वहीं जब रिया तेजा की नज़रों को देखती है तो उसकी नज़रें शर्म से झुक जाती हैं, क्योंकि रिया का टॉवेल खुल चुका था। तभी तेजा नीचे की तरफ झुकने लगता है और रिया ने उसे एकदम से रोकते हुए कहा, नो। रिया के रोकने पर तेजा अपना सिर उठाकर रिया को देखता है, जो शर्माते हुए उसे ही देख रही थी। रिया को देखकर तेजा खड़ा हो जाता है और बैठ जाता है। वहीं रिया खुद को संभाल कर जल्दी से क्लोरोसेट रूम की तरफ भाग जाती हैं। वहीं तेजा रिया को देखकर मुस्कुरा देता है। थोड़ी देर बाद रिया कपड़े पहनकर वापस आती है। रिया ने तेजा को देखकर कहा, अब बताओ तुम मेरे रूम में क्या कर रहे हो? तो तेजा ने रिया को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, बोला ना कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड से मिलने आया था। तेजा की बात सुनकर रिया ने कहा, मिल लिया? अब जाओ यहाँ से। अगर भाई या और किसी ने तुम्हें यहाँ देख लिया तो तुम्हारी जान भी ले लेंगे। रिया की बात पर तेजा ने रिया के पास आकर कहा, तो क्या तुम मुझे बचाओगी नहीं? तो रिया ने तेजा को देखकर कहा, मैं भाई से कुछ नहीं बोल सकती, उनका गुस्सा बहुत ख़राब है, इसलिए तुम यहाँ से जाओ। तो तेजा ने रिया के बेड पर लेटते हुए कहा, नहीं, मैं कहीं नहीं जाऊँगा और ना ही मुझे तुम्हारे भाई से डर लगता है और
अगर तुम्हें डर लग रहा है तो तुम अपना देखो। तेजा की बात पर रिया ने मासूम सा चेहरा बनाते हुए कहा, ऐसे कैसे तुम नहीं जाओगे? ये तुम्हारा रूम नहीं है जो तुम जबरदस्ती कर रहे हो। तो तेजा ने रिया का हाथ पकड़कर उसे खींचते हुए कहा, ये मेरा नहीं लेकिन तुम्हारा रूम तो है, इसलिए मैं यहीं तुम्हारे रूम में तुम्हारे साथ ही सोऊंगा। तेजा के खींचने पर रिया सीधा तेजा के ऊपर जा गिरती है और तेजा उसे अपनी बाहों में जकड़ लेता है। रिया ने खुद को छुड़वाने की कोशिश की लेकिन वो तेजा की पकड़ से खुद को आज़ाद ही नहीं कर पाई। थक हार कर रिया चुपचाप तेजा के ऊपर ही लेटे लेटे सो जाती है। रिया के चेहरे को देखकर तेजा के फेस पर स्माइल आ जाती है और वो भी सुकून से सो जाता है। वहीं अभी के रूम में अभी सोफे पर बैठा हुआ था और अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। तभी युक्ति वॉशरूम से बाहर आती है और जाकर अभी के बगल में बैठ जाती है। युक्ति को अपनी बगल में देखकर अभी ने युक्ति से कहा, क्या हुआ, नींद नहीं आ रही है? तो युक्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, नहीं, शाम को सो चुकी हूँ तो अब नींद नहीं आ रही है। युक्ति की बात सुनकर अभी ने मुस्कुराकर लैपटॉप बंद करते हुए कहा, नींद नहीं आ रही है तो चलो हम कोई गेम खेलते हैं। अभी की बात युक्ति को समझ नहीं आई थी। युक्ति ने अभी की तरफ देखकर कहा, कौन सा गेम खेलेंगे? तो अभी ने युक्ति को गोद में उठाकर बेड की तरफ ले जाते हुए कहा, हम अपना वाला गेम खेलेंगे। अब जाकर युक्ति को अभी की बात समझ में आई थी और अब उसने शर्माते हुए अपने चेहरे को अभी के सीने में छिपा लिया था। वहीं अभी प्यार से युक्ति को लेकर बेड पर लिटा देता है और खुद अपनी साइड के बटन खोलने लगता है। अभी को अपनी साइड के बटन खोलते हुए देख युक्ति अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लेती है। तभी अभी ने अपनी साइड निकालकर युक्ति के ऊपर आते हुए कहा, क्या हुआ जान, तुम तो वैसे शर्मा रही हो जैसे ये सब हमारे बीच पहली बार हो रहा हो और तुम मुझे ऐसे पहली बार देख रही हो। अभी की बात का युक्ति ने कोई जवाब नहीं दिया, बस उसके सीने से जा लगी थी। तभी अभी युक्ति के चेहरे को ऊपर की तरफ उठाता है और अपने होंठ युक्ति के होंठों पर रख देता है और प्यार से उसे चूमने लगता है। वहीं युक्ति की आंखें इस वक्त बंद थीं और वो भी अभी के किस में पूरी तरह से खो चुकी थी। दोनों एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। जब युक्ति की सांसें उखड़ने लगती हैं तब जाकर अभी युक्ति के होंठों को छोड़ता है। अब अभी के होंठ फिसलते हुए युक्ति की गर्दन तक आ चुके थे। अभी युक्ति के गर्दन पर किस करने के साथ हल्की हल्की बाइट भी दे रहा था। वहीं युक्ति के हाथ अभी के बालों पर चल रहे थे। अभी एकदम से युक्ति को पलट देता है तो युक्ति की बैग अभी के सामने आ जाती है। अभी युक्ति के सूट की जिप को अपने दांतों से खोलता है। धीरे धीरे युक्ति के कपड़े उसकी बॉडी से अलग होकर फर्श पर फैले हुए थे और अभी भी अपने बचे हुए कपड़े निकाल कर फेंक देता है। लगभग 2 घंटे तक युक्ति और अभी दोनों एक दूसरे के प्यार में खोए रहते हैं। जब युक्ति पूरी तरह से थक जाती है तब जाकर अभी उससे अलग होता है
और युक्ति की बगल पर लेट जाता है। अभी युक्ति के फेस को देखता है, जिस पर इस वक्त थकावट साफ नजर आ रही थी। अभी युक्ति के फोरहेड पर किस करके उसे अपनी बाहों में भर लेता है और अपनी आंखों को बंद कर लेता है और दोनों एक दूसरे की बाहों में सुकून से सो जाते हैं। वहीं रोद और रुचि एक दूसरे को परेशान करने में लगे हुए थे। रुचि के मन ना करने की वजह से शादी तक रुद्र रुचि के करीब बिल्कुल भी नहीं जा सकता था, लेकिन इस वक्त वो उसके करीब ना जाकर भी उसे बहुत ही ज़्यादा परेशान कर रहा था। अगली सुबह सब लोग अपने अपने काम पर जा चुके थे। घर में इस वक्त कोई नहीं था। वहीं रुचि प्राची के साथ कॉलेज गई हुई थी। रोद ने उसे ज़्यादा रोका टोका नहीं था, वरना रुचि के सवाल शुरू हो जाते, इसलिए रोद ने उसे कॉलेज जाने दिया था। लेकिन प्राची को रुचि का पूरा ध्यान रखने के लिए बोल दिया था। रुचि प्राची के साथ कैंटीन में बैठी हुई थी। रुचि का गेटअप भी काफ़ी चेंज हो चुका था। सब लोग रुचि को ही देख रहे थे, क्योंकि वो काफ़ी टाइम बाद कॉलेज आई हुई थी और वो बिल्कुल अलग लग रही थी। तभी रीति मटकते हुए रुचि के पास चल कर आती है और रुचि ने रीति को देखकर कुछ नहीं कहा, क्योंकि वो उसे भूल चुकी थी। रुचि रीति को पूरी तरह से इग्नोर कर देती है। वहीं रीति ने रुचि को देखकर मुस्कुराते हुए कहा, और कैसी हो मेरी प्यारी बहना। रीति की बात सुनकर रुचि अपना सिर उठाकर रीति को देखती है। फिर रुचि ने रीति को ऊपर से नीचे तक देखते हुए कहा, तुम हो कौन? मैं तुम्हें नहीं जानती, और जहाँ तक बात है बहन होने की, तो तुम बिल्कुल नहीं हो, क्योंकि मेरे माँ पापा के दो ही बच्चे हैं, एक मैं और एक मेरा भाई, और जहाँ तक मुझे पता है हमारा कोई कजन भी तो नहीं है। तो तुम कहाँ से टपक गई? रुचि की बात पर रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुम इतनी जल्दी मुझे भूल गई? लगा नहीं था कि तुम मुझे इतनी जल्दी भूल जाओगी। तुम्हारे तो चाल चलन ही बदल गए। तभी प्राची ने रीति को देखकर कहा, तुम अपनी बकवास बंद करो और यहाँ से जाओ, हमें तुमसे बात करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन मुझे तो है, और वैसे भी मैं अपनी बहन से बात कर रही हूँ, तो तुम बीच में मत पड़ो। प्राची को रीति पर काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसे डर भी लग रहा था कि कहीं रीति रुचि के सामने कुछ उल्टा से उल्टा ना बोल दे। तभी रुचि का फ़ोन रिंग करता है, तो रुचि अपना फ़ोन उठाकर देखती है तो उस पर माय लव नाम शो हो रहा था। अपना फ़ोन देखकर रुचि के फेस पर स्माइल आ जाती है। वहीं रीति ने भी रुचि के फ़ोन पर शो हो रहे नाम को देख लिया था, तो उसे रुचि से काफ़ी ज़्यादा जलन महसूस हो रही थी। वहीं प्राची रुचि के फेस को देखकर समझ गई थी कि ये रुद का ही कॉल होगा। रुचि अपना फ़ोन उठाकर वहाँ से थोड़ी दूरी पर चली जाती है। रुचि के जाने के बाद प्राची ने रीति को घूरते हुए कहा, तुम रुचि से दूर रहो, वही तुम्हारे लिए सबसे बेहतर होगा। अगर तुमने उसके साथ कुछ भी हरकत करने के बारे में सोचा तो तुम्हारा क्या हाल होगा, तुम सपने में भी नहीं सोच सकती। इतना बोलकर प्राची भी रुचि के पीछे वहाँ से चली जाती है। वहीं रीति ने
उन दोनों को जाते हुए देखकर खुद से कहा, इसके साथ तो मैं बहुत कुछ करूँगी, बस एक मौका, फिर ये कहाँ गायब होगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। शाम को वो लोग घर के लिए निकल रहे थे कि तभी गेट से पर कोई रुचि से टकरा जाता है। रुचि ने उस शख्स का चेहरा नहीं देखा था क्योंकि उसका फेस कवर था। वहीं वो शख्स रुचि के हाथ में एक पर्ची रखकर वहां से चला जाता है। रुचि उस पर्ची को खोल कर देखती है तो उसमें लिखा था, तुम्हें अगर अपने पति का सच जानना है तो मुझे इस एड्रेस पर आकर मिलो। रुचि उस पर्ची को पढ़कर इग्नोर कर देती है और वहां से सीधा गाड़ी में जाकर बैठ जाती है। वहीं जिस शख्स ने रुचि को पर्ची पकड़ाई थी वो एक पिलर के पीछे खड़ा हुआ था। रुचि के जाने के बाद वो शख्स पिलर के पीछे से निकल आता है। उसने सामने की तरफ देखते हुए कहा, तुम बहुत जल्द इन बातों पर यकीन करोगी और मुझसे मिलने भी ज़रूर आओगी। तब तक मैं तुम्हें बताऊंगा और फिर उस रूत को मैं तड़पाऊंगा। वो शख्स खुद से बातें कर ही रहा था कि तभी कोई पीछे से उसके कंधे पर हाथ रख देता है तो एकदम से पीछे पलट कर देखता है तो वहाँ रीति खड़ी हुई थी। तभी रीति ने उस शख्स को देखकर कहा, कौन हो तुम और रुचि को ऐसे छुप कर क्यों देख रहे थे। तो उस शख्स ने रीति को देखकर कहा, तुमसे मतलब, तुम अपने काम से काम रखो। इतना बोलकर वो शख्स वहाँ से जाने लगता है तो रीति ने उसे रोकते हुए कहा, अरे मतलब नहीं है, तुम मतलब रख लो, हो सकता है मैं तुम्हारे किसी काम में आ जाऊं। वैसे भी मैं रुचि की बहन हूँ। रीति की बात पर वो शख्स रीति को ऊपर से नीचे तक घूरता है। फिर उसने रीति को देख कर कहा, कोई बहन तो कहीं से लग नहीं रही हो, तुम्हारे चेहरे से तो साफ साफ मक्कारी की झलक आ रही है। तो रीति ने मुस्कुराते हुए कहा, क्या बात है, तुमने तो मुझे क्या खूब पहचाना है। वैसे सही कहा, मैं रुचि की बहन नहीं हूँ, उसकी सौतेली बहन हूँ या फिर उससे भी दूर की। रीति की बात पर वो शख्स रीति को ऊपर से नीचे तक देखता है। फिर उसने रीति को देखकर कहा, अगर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हें ज़रूर याद करूँगा। तो रीति ने उसके करीब जाकर अजीब तरीके से मुस्कुरा कर कहा, तुम मुझे अपने किसी भी ज़रूरत के लिए बुला सकते हो, मैं आ जाऊंगी। रीति की बात पर वो शख्स अजीब तरीके से मुस्कुरा देता है और फिर वहाँ से चला जाता है। वहीं रीति उसे जाते हुए देख रही थी और जब वो शख्स उसकी आंखों से ओझल हो जाता है तब वो भी अपने घर के लिए निकल जाती है। वहीं प्राची और रुचि भी ओबरॉय पैलेस पहुंच गए थे। तभी रुचि की नज़र युक्ति पर जाती है जो सीढ़ियाँ चढ़ रही थी। तभी युक्ति का सिर एकदम से घूम जाता है और वह गिरने वाली होती है। तो रुचि जल्दी से जाकर युक्ति को सहारा दे देती है।